नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी, जिनसे हम बात करेंगे कि कोविड-19 को लेकर के कांग्रेस की उत्तराखंड में क्या लड़ाई चल रही है। और इन सब के साथ इन्होंने उत्तराखंड से एक ऐप बनाया, देवभूमि सेव ऐप, जिसके माध्यम से लगभग 21,000 लोगों ने ये दर्ज कराया कि जो उत्तराखंडी जो बाहर फंसे हुए हैं, जिसको लेकर के इन्होंने प्रयास किया और सफल होता भी दिखाई दिया। आज उस पर भी बात करेंगे, साथ में ये भी बात करेंगे ये अपनी समस्याओं को लेकर के अगर मुख्यमंत्री के पास गए हैं और मुख्यमंत्री ने उस समस्या को सुनने से इनकार किया था, उसका क्या कारण है। बहुत बहुत स्वागत है प्रीतम जी आपका प्राइम न्यूज़ पे। धन्यवाद। प्रीतम जी, सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं, आपकी पार्टी, आपके प्रदेश के लोग, जिन्होंने एक ऐसा ऐप बनाया जिसके माध्यम से उत्तराखंडी कहीं अगर फंसा हुआ है वह अपने आप को आप तक पहुंचा सकता है, अपनी जानकारी पहुंचा सकता है जी। तो ये कहां से, ये ऐप बनाने का कहां से आप लोगों को विचार आया और इसमें ये किसका प्रयास था जो सफल रहा। देखिए, कोरोना महामारी के चलते हुए जी, उत्तराखंड राज्य के हजारों हजार लोग जो है दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। वो लगातार सरकार से संपर्क करते हुए ये कहते आ रहे हैं कि हमको अपने राज्य में वापस ले जाने का काम राज्य सरकार करे। उत्तराखंड के लोगों की समस्या को मद्देनज़र रखते हुए कांग्रेस ने देवभूमि ऐप लॉन्च किया है। और मैं कह सकता हूं कि मनोज खंडूरी जी, जो पौड़ी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे लोकसभा के, उन्होंने इस ऐप को जो है लॉन्च करने का काम किया। और ऐप लॉन्च होने के बाद मैं कह सकता हूं 5 दिन के अंदर अंदर जो है कांग्रेस के पास लगभग 25,000 लोगों ने, चाहे राज्य के अंदर हो और राज्य के बाहर हो, उन्होंने इस ऐप के माध्यम से संपर्क करने का काम किया। और अधिकांश लोगों का एक ही मत था कि हमको अपने राज्य में वापस ले जाने का काम जो है केंद्र और राज्य की सरकारें करें। और मैं कह सकता हूं कि अभी भी लगातार इस ऐप पर लोगों से जो है संपर्क हो रहा है, हम लोगों से अपनी बात कहने का काम कर रहे हैं। तो ये ऐप जो है हमने इसलिए लॉन्च किया था कि हम इस ऐप के माध्यम से जो सूचना हमको उपलब्ध होगी उस सूचना को हम सरकार के साथ शेयर करेंगे, या अन्य राज्यों में जहां पर उत्तराखंड के लोग फंसे हुए हैं उन राज्यों की सरकार से और प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क करके उनकी समस्या का निदान कराने का काम करें। इसलिए हमने इसको लॉन्च किया था। प्रीतम जी, बड़ा अच्छा प्रयास था और सफल प्रयास था। हम लोगों ने देखा रिजल्ट, जिस तरह से लोग हमारे पास भी फ़ोन हम लोगों के पास करते थे, लेकिन जब आपने ऐप डाउनलोड की, आप ऐप बनाते हैं तो ऐप के माध्यम से लोग आप तक पहुँचे। दूसरी तरफ जब इस ऐप की पूरी जानकारी लेकर के आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पास कल जाते हैं और उस ऐप के विषय में कह लीजिए और कुछ और समस्याएं आप लोगों की थी, तो मुख्यमंत्री ने पहले तो आपको समय दिया और उसके बाद मिलने से क्यों मना कर दिया। देखिए, ऐप के माध्यम से लगभग जो 25,000 लोगों से हमारा संपर्क हुआ, संवाद हुआ, उसको लेकर के हम मुख्यमंत्री जी के पास गए थे। हमने मुख्यमंत्री जी से समय लिया। मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से कल 5 बजे का समय सुनिश्चित हुआ। 7 लोगों का हमारा शिष्टमंडल था और हम मुख्यमंत्री जी से जहां एक और जो उत्तराखंड के लोग अन्य राज्यों में हैं और वापस अपने राज्य में आना चाहते हैं उनके विषय में बात करने के लिए गए थे। और उसके साथ साथ बहुत सारे विषय थे, जैसे जो खाद्यान्न है वो खाद्यान्न समान रूप से जो है आज की तारीख में प्रत्येक नागरिक को मिले, ये हम सरकार से कहना चाहते थे। हम सरकार से कहना चाहते थे कि असमय बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल तबाह हो गई है। बागवानों के जो खेती है या सेब, आम, लीची है वो पूरी तरीके से तबाह हो गई है। इनको जो है उचित मुआवजा सरकार देने का काम करे। गन्ना किसानों का भुगतान सरकार तत्काल प्रभाव से करे। हमने ये भी कहा था कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के ऋण माफ़ी की बात कही थी। उस समय तो ऋण माफ़ नहीं किया, लेकिन ये वक्त है, ये समय है कि इस समय किसान जिस स्थिति में है, उनकी स्थिति को देखते हुए सरकार किसानों का ऋण माफ़ करने का काम करे। हमने कहा कि इस प्रदेश के अंदर 4 धाम यात्रा संचालित नहीं हो पा रही है, तो
जो वहाँ पर कारोबारी हैं, चाहे पर्यटन से जुड़े हुए हों, चाहे होटलियर के माध्यम से हों, गेस्ट हाउस के माध्यम से हों, या टैक्सी मैक्सी के जो संचालक हैं उनकी बात मैं करूं, या रिवर राफ्टिंग की मैं बात करूं, सब लोग बेरोज़गार हैं। हम सरकार से चाह रहे थे कि इन बेरोज़गार साथियों को रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सरकार कोई आर्थिक पैकेज इनको दे। हम तमाम विषयों को लेकर के मुख्यमंत्री जी के पास गए, लेकिन उन्होंने मिलने से मना कर दिया। कहने लगे कि हम 3 लोगों के शिष्टमंडल से मिलेंगे। भाई, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को चाहिए था कि हमको पहले अवगत कराते कि जो शिष्टमंडल में लोग आएंगे उनकी संख्या 3 होनी चाहिए, तो हम 3 जाते। उन्होंने कोई संख्या का जिक्र नहीं किया। हम 7 लोग गए और 7 लोगों में से मिलने से जब मुख्यमंत्री जी ने मना किया, तो निश्चित रूप से मैं कहता हूँ लोकतंत्र में इस तरीके का व्यवहार किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देता है। लेकिन प्रीतम जी, उनका कहना है, उनका भी पक्ष आया है कि हमने पहले ही कहा था कोरोना महामारी को देखते हुए संख्या बल कम हो, संख्या ज़्यादा थी और साथ में वो आपसे बात करने के इच्छुक थे, लेकिन तब तक आप लोग खुद नाराज होकर अपने आप को वापस कर लिए। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ जी, संख्या बल 7 से जो है कम नहीं हो सकती। 7 लोगों का प्रतिनिधिमंडल था। अगर मुख्यमंत्री जी ये कहते कि आपको 2 या 3 आना है, लोगों को आना है, हम भी समझते हैं कि कोरोना की महामारी है और इस महामारी में कांग्रेस इस प्रदेश के अंदर जो भूमिका अदा कर रही है वो आप सबके सामने है। अच्छा प्रीतम सिंह जी, इस समय जो समस्याओं को लेकर के आप उनके पास गए थे, उस समस्याओं के समाधान का अब रास्ता क्या है आप लोगों के पास? अब आप क्या करने जा रहे हैं? मुख्यमंत्री जी ने मिलने से मना कर दिया, तो हम उनको जो है वो तमाम चीज़ें ऑनलाइन उपलब्ध कराएंगे। हमने चीफ सेक्रेटरी के पास जाकर के वो तमाम दस्तावेज जो हमारा ज्ञापन था उसको देने का काम किया है। चीफ सेक्रेटरी जो है निश्चित रूप से उसे जो है मुख्यमंत्री जी के पास उपलब्ध कराने का काम। अरे देखिए मुख्यमंत्री जी का जो व्यवहार था वो मैं कदापि इस लोकतंत्र के, स्वस्थ लोकतंत्र के अनुरूप नहीं पाता हूँ। सही बात, नेता प्रतिपक्ष का मतलब नहीं। देखिए, हम भी राजनीतिक जीवन जी रहे हैं। जी। और 5वीं बार मैं विधायक हूँ, ऐसा नहीं है। सरकार में मंत्री के रूप में भी काम करने का अवसर मिला। ऐसा नहीं है कि क्या नाम हम इन तमाम परिस्थितियों को नहीं समझते। हम भी समझते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन सत्ता के मद में मदमस्त होकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इस तरीके का आचरण करे, हम कह सकते हैं ये कदापि उचित नहीं था, ये असहनीय है। मैं मुख्यमंत्री जी के कृत्य की कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं। चलिए अब उसके बाद आप उस बात को आपने कहा ऑनलाइन के माध्यम से और चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से चलेंगे। नहीं, सही बात, होना भी चाहिए। सुनिए, हम तो चीफ सेक्रेटरी जी से मिल के आ गए, हमने तो उनको तमाम दस्तावेज उपलब्ध करा दे। हम तो सरकार की मदद करना चाहते थे। जो कार्य सरकार को करना चाहिए था वो कार्य सरकार ने नहीं किया। कोई ऐप जो है सरकार ने लॉन्च नहीं किया, और सरकार के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो है 6000 के करीबन जो है इनर स्टेट में और 3000 के करीबन जो है स्टेट से बाहर जो आंकड़ा है वो है। अरे हमारे पास 25,000 का आंकड़ा है, हम सरकार को उपलब्ध करा रहे हैं कि आप इसको परख लीजिए, जांच कर लीजिए और इसमें इसके अनुरूप जो है सरकार कृत्य करे और जो लोग आना चाहते हैं उनको लाने का काम करे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, आज हालत ये है सरकार की कि वो स्वविवेक का इस्तेमाल नहीं कर रही है। अगर सरकार स्वविवेक का इस्तेमाल करती तो भारत सरकार के जो दिशा निर्देश आए उससे पूर्व जो है कम से कम इतना तो कर लेते कि हमारे प्रदेश के कितने लोग बाहर फंसे हुए हैं। सही नहीं, वो तो ये प्रश्न, कई प्रश्न हैं जिसको कि उनसे रेज किया उठाया जा सकता है। और देखिए आज एक तो हम आ जाते हैं सीधे लॉकडाउन पे, क्योंकि लॉकडाउन बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा लॉकडाउन का जो इनका पीरियड था वो ख़त्म होने जा रहा है 3 तारीख को, और 3 तारीख के बाद आपको क्या लगता है जो माहौल देश में और उत्तराखंड में है लॉकडाउन को देखते हुए, आपकी कोर कमेटी, आप लोग क्या विचार करते हैं, क्या सोचते हैं कि आगे क्या होना चाहिए? देखिए, मैं लॉकडाउन के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूँ, सरकार ने इस राज्य को 3 हिस्सों में बांटा है। एक रेड जोन में, दूसरा ऑरेंज जोन में, तीसरा ग्रीन जोन में।
अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, ये बात बनने वाली नहीं है। मैं बता दूं, आज प्रदेश सरकार की स्थिति ये है कि प्रदेश सरकार लकवाग्रस्त है। सरकार अपने विवेक से कोई निर्णय नहीं ले रही है, वो इंतजारी में है कि केंद्र से जो है क्या केंद्र की सरकार कहेगी तद अनुसार हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। क्या राज्य की सरकार का कोई दायित्व नहीं? क्या राज्य की सरकार को ये नहीं देखना चाहिए उसकी प्रदेश की स्थिति क्या है? हम कहना चाहते हैं, जितनी बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निश्चित रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को प्रदेश के हालात और उसकी परिस्थितियों को देखते हुए, भौगोलिक जो परिस्थितियाँ उसको देखते हुए कहना चाहिए था प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड राज्य को एक आर्थिक पैकेज देने का काम आप करें ताकि जो है यहाँ के लोग जो है अपने पैरों पर खड़े हो सके। लेकिन राज्य सरकार को कोई मतलब ही नहीं है, वो तो ऐसी है, कठपुतली सरकार है। आपने देखा होगा जो कठपुतली है, कठपुतली जो नचाने वाला होता है वैसे ही कठपुतली नाचती है। तो आप पूरी बात सुनिए। तो कमोबेश यही स्थिति राज्य सरकार की है। वो तो केंद्र की कठपुतली है, केंद्र से जो आएगा तदनुसार जो है वो काम करते, बाकी अपना विवेक इस्तेमाल नहीं कर रहे। अच्छा प्रीतम जी, मान लीजिए राज्य की स्थिति अच्छी नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं कर पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, तो कांग्रेस मुख्य विपक्ष की भूमिका में है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष में या कांग्रेस के लोगों ने क्या मदद कर दी? मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता हमारे पास है कि हम मुख्यमंत्री सहायता कोष में जो है धन दे करके कार्य करें। दूसरा हमारे पास रास्ता है कि हम आम जन के पास जाकर के काम करें। कांग्रेस ने ये रास्ता अख्तियार किया है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर जो गरीब व्यक्ति है उस व्यक्ति तक हम पहुंच बनाने का काम करें। कोई व्यक्ति इस प्रदेश के अंदर भूखा ना सोए, उस तक पहुंच बनाने का काम हमने किया। और मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपसे भी आग्रह करना चाहता हूं, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का भी कुछ दायित्व बनता है। अगर आज आप देखें, निष्पक्ष तरीके से देखें, तो आज कांग्रेस का एक एक साथी सड़क पर उतर करके आम जन के साथ खड़ा है। हम अपने संसाधनों से जो है ये तमाम जो कार्य हम आज कर रहे हैं इसको करने का काम कर रहे हैं। तो भाई लेकिन एक बात बताइए, मुख्यमंत्री राहत कोष में दीजिए या आम जन को दीजिए, तो फर्क क्या है? आप क्या कहना चाह रहे हैं, बताए ना? नहीं, आम जन का मतलब ये हो गया कि जैसे आपने राहत कोष, परसों आपने कुछ राहत गाड़ियां आपने वहां से हरी झंडी दिखा के, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे थे कि जो ऐप उन्होंने बनाया है उस ऐप के माध्यम से क्या स्थिति है। आइए हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। एक प्रश्न अभी आपने कहा, रेज किया कि गरीबों के लिए आप मदद कर रहे हैं, लेकिन इस समय जो मध्यम वर्गीय परिवार है सबसे ज्यादा परेशान है, उसके लिए कौन सोचेगा? ना सरकार सोच रही है और मुख्य विपक्ष की भूमिका में आप हैं। एक बात मुझे आप बताइए, हमारे पास ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जिस अथॉरिटी का हम इस्तेमाल करके जो है काम कर सके? आप जरा नहीं, आप जरा बताइए ना। पहले बात पूरी सुन लीजिए। कोई अथॉरिटी हमारे पास नहीं है। हम तो सरकार का ध्यान उस ओर खींचने का काम करते हैं, विपक्ष का जो काम उसका निर्वहन हम करते हैं। इस समय हम ज्यादा जोर से अगर बोलेंगे तो आप ही लोग कह देंगे कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। ये तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। हम कुछ ना कहें तो कहते हैं कि विपक्ष कुछ नहीं कह रहा, हम कहें तो फिर कहें कि साहब विपक्ष जो राजनीति कर रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता। हम सुनिए, हम अपनी जिम्मेदारी को जानते हैं और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कांग्रेस कर रही है। हम आम आदमी तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। लेकिन प्रीतम जी, आपको लगता है मध्यम वर्गीय परिवार इस समय, मध्यम वर्ग हो या गरीब वर्ग हो, सब तक पहुंचने का काम हम कर रहे हैं। हम कोरोना की इस लड़ाई में कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ काम कर रही है। और ये नहीं है सिर्फ देहरादून में, देहरादून से लेकर के पिथौरागढ़ तक और उधम सिंह नगर हल्द्वानी से लेकर के उत्तरकाशी तक। नहीं, ये तो दिखाई दे रहा है। ये तो अगर आप मानते हैं तो आप हमसे ये कैसे कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री राहत कोष में धन क्यों नहीं दे रहे?
नहीं देखिए, चारों तरफ आपने कहा कि उनके पास जो चीजें की कमी है उस चीजों के लिए उनको राहत के पैकेज की मांग की जाएगी, तो ऐसे में मेरा प्रश्न बनता था। लेकिन देखिए, जब आप राहत पहुंचाए, देखिए हम आम जन तक राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आर्थिक पैकेज तो केंद्र सरकार से राज्य सरकार को मांगना चाहिए भाई। 2013 की जब आपदा आई तो 2013 की आपदा में जब उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी, हम सरकार में थे, तो हमने आर्थिक पैकेज मांगा, केंद्र की सरकार ने हमको आर्थिक पैकेज दिया। तो ये तो मांग तो करो। यहाँ तो दिक्कत ये हो गई सरकार मुंह नहीं खोल रही है। नहीं, आप विपक्ष की भूमिका में हैं, आप अपनी बात रखने गए, बात आपकी अभी उस प्लेटफॉर्म पे नहीं सुनी गई, तो क्या इसका मतलब है कि इस मुहिम को, विरोध करने की मुहिम को, क्या, क्योंकि इस समय आप सड़क पे भी नहीं उतर सकते, इस समय आप अपनी बात को कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, मैं बात कहना चाहता हूं, ये इससे अंदाजा लगा लीजिए कि सरकार कैसे है और कैसे कृत्य कर रही है। हम मुख्यमंत्री जी से मिलने जाते हैं, मुख्यमंत्री जी समय हमको देते हैं और मिलने से मना कर देते हैं। ये गूंगी बहरी सरकार है। ये सरकार आम जन की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जो कांग्रेस का या विपक्ष का दायित्व है उसको हम निर्वहन कर रहे हैं। हम तो सकारात्मक रूप से जो है सरकार के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। हमारा जो मांग पत्र है, जो हमारा ज्ञापन था, जो हम मुख्यमंत्री जी को देना चाहते थे, वो प्रदेश के हित में थे। तो मुख्यमंत्री जी, अरे देखिए एक बात बताइए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है कि जब ऐसी संकट की घड़ी आती है तो पक्ष और विपक्ष मिलकर के काम करते हैं। आज ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि इस प्रदेश में ऐसी सरकार बैठी है, ऐसा मुख्यमंत्री बैठा है जिन्होंने विपक्ष के लोगों से संवाद तक जो है स्थापित करने का काम नहीं किया। अरे कम से कम सर्वदलीय बैठक बुला लेते, सबके सुझाव जो है सरकार मांगती। ये दायित्व तो सरकार का बनता है ना। सर्वदलीय बैठक प्रीतम सिंह तो नहीं बुला सकता। अगर मैं आज बुला भी लूँ तो उस सर्वदलीय बैठक का कोई महत्व नहीं। किसको पहल करनी चाहिए थी? राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? मेरा विधानसभा क्षेत्र देहरादून के अंतर्गत है, लेकिन वहाँ पर भी कोरोना की कोई दस्तक नहीं। कमोबेश ये स्थिति नैनीताल के हिस्से में भी है। ये 4 जनपद में कोरोना है। और अगर क्या नाम है, कोरोना ये लॉकडाउन की अवधि बढ़ती है कोरोना के इस समय जो है, तो लॉकडाउन की अवधि में सरकार को देखना चाहिए, सरकार को ये अध्ययन करना चाहिए कि भाई हम जो ग्रीन जोन है उसमें छूट दे करके किस तरीके से वहाँ के लोगों को जो है आगे बढ़ाने का काम करें। चलिए, एक कांग्रेस पार्टी एक बात बार बार कहती है कि बत्ती बुझाने और दीपक जलाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री आकर के आम आदमी को जोड़ करके उनकी मनोदशा को कुछ डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं, तो इसका विरोध क्यों होता है कांग्रेस से? एक बात आपसे जानना चाहता हूं, मैं पूछना भी चाहता हूं। लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू इंपोज किया गया, जनता लॉकडाउन करा गया, सुबह से शाम तक लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया। और प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में कहते हैं कि इसमें जो है लोग घरों से बाहर ना निकले। और प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रहनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब 5 बजे जनता कर्फ्यू उठा तो क्या हालत थी देश में? लोग थाली भी पीट रहे थे, ताली भी पीट रहे थे और सड़क पर उतर करके कह रहे थे गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना। और सुन तो लीजिए, और सर, जो प्रशासनिक अधिकारी है उत्तर प्रदेश के एक जनपद में आपने देखा होगा, डीएम जो है क्या नाम है, घंटी बजा रहे थे और जो एसएसपी थे वो शंख बजा रहे थे और उनके पीछे भीड़ चल रही थी। तो कहाँ गई? लेकिन नहीं, सुन तो लीजिए। लेकिन प्रीतम जी सारे भाजपाई थोड़ी हो सकते हैं। अरे भाई सुन तो लीजिए। तो कहाँ गई सोशल डिस्टेंसिंग? क्या फायदा हुआ उस कर्फ्यू इंपोज करने का? आप बताइए ना, कहाँ चली गई सोशल डिस्टेंसिंग? किसी के चेहरे पे मास्क आपने देखा? बात ये नहीं है
किसके कहने से हुआ, क्या हुआ, कौन हिस्सेदार। बात यह है कि आज भी तो लोग बाहर निकलना चाहते हैं, तो क्यों रोक रहे हैं आप उनको? आप बताइए ना मुझे। इसलिए रोक रहे हैं ना कि कोरोना पर जीत पाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग भी होना चाहिए और लोग कम से कम घर से बाहर निकले। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करने का काम करें। आज देश की जनसंख्या लगभग 137 करोड़ के आसपास है और जो हमने टेस्टिंग की है वो मात्र जो है 6 लाख या 6.5 लाख के आसपास है। और उस 6.5 लाख में जो है क्या नाम, हम कह रहे हैं इतने पॉजिटिव हैं, इतने नेगेटिव हैं, इतनों की मृत्यु हो गई। तो टेस्टिंग बढ़ाइए। और जो आपने किट्स जो है टेस्टिंग की, जिसको आपने आयात किया है, उसकी गुणवत्ता पर भी आज प्रश्न खड़े हो गए। ये कौन देखेगा? अब आप इसमें भी कहने लगे जाए कि विपक्ष देखे। अरे ये तो सरकार को देखना भाई, सरकार देखे ना ये गलत किट क्यों आ रही है इस प्रीतम जी, इसका मतलब ये माना जाए कि जो कोरोना पे कभी कभी कंट्रोल दिखता है, उसका कहीं नहीं कारण ये है कि जांच पूरी, टेस्ट पूरा नहीं हो पा रहा है, जिसके नाते सामने पॉजिटिव केसेस नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। मुझे ये स्वीकार करने में ना तो सरकार को हिचकिचाना चाहिए ना किसी और को हिचकिचाना चाहिए। आप टेस्टिंग बढ़ाएंगे तभी तो वास्तविक परिणाम आएंगे आपके सामने। सही बात। चलिए एक बात में जरूर ये टेस्टिंग सरकार को बढ़ाना चाहिए और जो टेस्टिंग किट्स है उसको जो है मंगाना चाहिए। और उत्तराखंड राज्य के अंदर जो हमारे डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो सफाई कर्मी हैं, जो हमारे पुलिस के लोग हैं, जो फ्रंट लाइन पर इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं, उन्हें जो समुचित क्या नाम व्यवस्था करके सरकार जो है, चाहे किट हो चाहे मास्क हो, उच्च श्रेणी के देने का काम करे। बिना हथियार के कोई जंग जीती नहीं जाती है, ये बता दें। सही बात। चलिए प्रीतम जी, एक अंतिम प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पे थोड़ा सा सीरियस से हम ये चाहेंगे। पालघर की एक घटना होती है और उस घटना पे तथाकथित कुछ मीडिया बैनर सीधे सीधे कांग्रेस के अध्यक्ष पे वार करते हैं, और जबकि वहां पे कांग्रेस तीसरे रूप की पार्टी में है। पहली है शिवसेना, दूसरी एनसीपी और तीसरी कांग्रेस है। और कांग्रेस के अध्यक्ष पे इस तरह से सीधे निशाना साधना किस रूप में देखते हैं इसको? देखिए, अब आप मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं जी। मीडिया से लोग ये उम्मीद करते हैं कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और निष्पक्ष रूप से जो है बात कहेंगे। लेकिन अगर मीडिया ही जो है पार्टी बन जाए, तो जो सोनिया गांधी जी के बारे में अनर्गल टिप्पणी की गई, मैं समझता हूँ देश के लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया है। ये बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ। सोनिया जी, जिनकी क्या नाम शादी जो है, ब्याह जो है इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी के साथ हुआ, उसके बाद जिस परिवार में हुआ, उस परिवार में एक नहीं दो लोगों ने अपनी कुर्बानी जो इस राष्ट्र के लिए देने का काम किया हो, जिनकी आंखों के सामने उनकी सास और उनकी पति की जो है जिस तरीके से निर्मम तरीके से जो है जो हत्या हुई, वो आपके सामने है। क्या ये इस लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है? क्या आपका दायित्व नहीं बनता था कि आप भी कहते कि हाँ, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ये बात गलत तरीके से कही? सब लोग मौन हैं। नहीं, कोई मौन नहीं है, उनके साथ कोई मीडिया का नहीं खड़ा है। अरे ये तो आपने देखा होगा, खड़े वो मैं भी आपने देखा होगा अगर गलत मैं इस बात से सहमत हूँ, कोई मीडिया कर्मी खड़ा नहीं, लेकिन उसकी भर्त्सना आपको आगे बढ़ करके करनी चाहिए थी कि नहीं, इस देश के अंदर जिस के अंदर जो है पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है कि सबसे मजबूत लोकतंत्र है, उस देश के अंदर इस तरीके की अमर्यादित भाषा एक महिला के परिप्रेक्ष्य में कही जाए। महिला तो का सम्मान तो हमारे यहाँ मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा होता है, इस तरह की भाषा की जाए तो कदापि जो है हिंदुस्तान की जनता इसको स्वीकार नहीं करे। सही बात है। देखिए, ये तो सत्य है कि आप प्रश्न कोई उठाएं, विषय कोई उठाएं, कितना बड़ा घोटाला हो, कितनी बड़ी आपदा हो, लेकिन शब्दों का चयन और विषय का ज्ञान अगर होता है तो हम मानते हैं कि उस केस में शब्दों का चयन सही नहीं था। और इसका मैं क्या, पूरा मीडिया जगत इसका खंडन भी करता है और इस बात का विरोध भी करता है कि अगर मीडिया में कोई है तो इस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं
कम से कम आपने आगे बढ़ कर के ऐसे लोगों का तिरस्कार करने का काम किया जो लोग लोकतंत्र की आड़ में अमर्यादित तरीके से आचरण करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों पर आपने जो है प्रहार करने का काम किया। मैं मीडिया जगत को भी सैल्यूट करता हूं कि आपने किसी भी तरीके से उस चैनल के पक्ष में खड़े होने का काम नहीं किया। धन्यवाद, इस महत्वपूर्ण समय में से आपने हमारे प्राइम न्यूज के लिए समय दिया। धन्यवाद प्राइम न्यूज से बात करने के लिए प्रीतम जी। धन्यवाद आपको। ये थे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, जिन्होंने बताया कि उन्होंने जो ऐप बनाया है उस ऐप के माध्यम से उत्तराखंड के जितने लोग बाहर फंसे हुए हैं, अधिकतर लोग अपने आप को बताने का प्रयास कर रहे हैं। और वह इस ऐप को लेकर के ही सरकार के पास गए थे और सरकार ने उस ऐप को जानने के बिना उनसे मिलने से मना कर दिया। कई कारण हो सकते हैं, हो सकता है सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो सकता है कि कौन सा और कारण हो, लेकिन जो डाटा इनके पास है इसको मानने से भी गुरेज नहीं करना चाहिए कि उत्तराखंड का एक मजबूत डाटा इनके पास है कि जो लोग बाहर फंसे हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये डाटा सरकार अपने पास लेगी और राज्य के जितने लोग बाहर फंसे हुए हैं उन्हें उत्तराखंड वापस लाने में ये डाटा मदद करेगा। धन्यवाद। देखते रहिए प्राइम न्यूज़।